बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर है और दिन है बुध का। कल शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना इजलास में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी। उस पर क्या चल रहा है, कल एक इजलास हुआ है 5 घंटे का, उसके अंदर क्या बात हुई है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और मैंने तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोगों से ये भी पूछा है कि आपको क्या लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों मुज़ाकरात की जो है वो दावत दे दी है। और शहबाज शरीफ साहब की जो कल की गुफ्तगू थी काबीना इजलास की, वो जारी हुई नहीं है, वो करवाई गई है। वो प्लान्ड थी कि शहबाज शरीफ काबीना के सामने बैठकर और ये बयान देंगे और जिसमें ये कहेंगे कि हम तहरीक इंसाफ से बात करना चाहते हैं। और उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने है। वो शाकिर शुजाबादी साहब का शेर है ना कि तू शाकिर आप सियाणा हैं, सारियाँ शक्लां देख हालात ना पूछ, कि तुम जो है ना वो हमारे सिर्फ चेहरे देखो, तुम हमारे हालात ना पूछो। हमारे चेहरे, हमारी शक्लें, हमारी आंखें सब बता देंगी कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कल ऐसे उनका बयान था जैसे जब पीटीआई के बेगुनाह लोगों को उठाया जाता था और उनको कहीं ले जाया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, जबरी गुमशुदगी के दौरान उन पर तशद्दुद होता था और फिर उनको किसी दीवार के सामने बिठा दिया जाता था और वो एक लिखा लिखा स्क्रिप्ट पढ़ देते थे और 9 मई की मजम्मत करते थे और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर देते थे, सियासत छोड़ने का ऐलान कर देते थे। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज उसी तरह से शिकस्त खुर्दगी थी और बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पूरी काबीना के सामने बैठ के उन्होंने ये बयान दिया है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के कुछ लोग इसको कैसे देख रहे हैं। मैंने जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा जी DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इमरान खान साहब को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया, PTI को दहशतगर्द जमात करार दिया गया। जहाँ पर PTI की हुकूमत है KP में, उसके बारे में भी कहा गया कि जनाब वहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, बाकी तो बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, वहाँ तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और इस्लामाबाद की तो क्या बात है। शहबाज शरीफ तो ऐसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नहीं मिला, मरीम नवाज़ जैसी वज़ीर आला पंजाब को नहीं मिली और मुराद अली शाह की तो क्या बात है और सरफराज बुगटी का तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सब बुराइयों की पाकिस्तान में और सब तबाहियों की जड़ जो है वो सुहेल आफरीदी है और पाकिस्तान में मंशात पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो मंशात जाती हैं वो तीरा से जाती हैं जहाँ से सुहेल आफरीदी साहब का तल्लुक है। तो मैंने कहा ये अचानक क्या हो गया है कि अचानक जो है वो कह दिया गया है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जी मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए जो है वो बातचीत के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो PTI जो सिक्योरिटी थ्रेट थी वो PTI अब कौमी सलामती के लिए ज़रूरी हो गई है। तो उनका ख्याल ये था कि ये जो राइटर्स की स्टोरी भी आई है और जो गज़ा में वो कहते हैं कि जो अमेरिका को हमने ऑफ़र की कि हम गज़ा में फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं, जो मार्को रूबियो ने भी कहा। और आप अंदाज़ा लगाएं ना कि मुमताज़ भट्टी साहब और मोहम्मद मालिक साहब, इन दोनों ने खबर ब्रेक की कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा नहीं जाएगी। और जो मुमताज़ भट्टी साहब हैं वो मैं उनको बड़ा मुमताज़ तजियाकार कहता हूँ डिफेंस मैटर्स के ऊपर, और वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो टाउट नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंट अपनी एक सोच रखते हैं। वो एंटी PTI भी उनके बहुत सख्त एनालिसिस हैं, लेकिन वो डिफेंस के मैटर्स में वो बिल्कुल फिर वो एक बात करते हैं। और पॉलिटिकल भी अगर वो कहीं समझते हैं कि PTI के ख़िलाफ़ ये गलत हो रहा है तो वो भी डंके की चोट पे कहते हैं। कहीं अगर वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ये गलत कह रही है तो उसको भी वो दो टोक अंदाज में बयान करते हैं। आप उनसे इख्तिलाफ जो है वो बिल्कुल अगर करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन डिफेंस के ऊपर मैं उनको समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चंद एक लोग जो इस वक्त खुल के अपनी इंडिपेंडेंट राय का इजहार करते हैं तो उनमें से मुमताज़ भट्टी साहब एक हैं। तो मैं तो जब भी डिफेंस के ऊपर कोई चीज़ होती है तो उनसे ज़रूर बात करता हूं कि सर इस पे आपकी क्या राय है। तो मुमताज़ भट्टी साहब ने ज़ाहिर है जो ख़बर दी थी वो इस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से दी थी कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा में फ़ौज नहीं भेजेगा। जो मोहम्मद मालिक साहब हैं उन्होंने हमें ख़बर दी और उनकी ख़बर हुकूमती साइड से थी। अब जब हमें मुमताज़ भट्टी साहब ने बताया और मोहम्मद मालिक साहब ने बताया तो हमने तो यही कहा कि पाकिस्तान जो है वो फ़ौज नहीं भेजेगा। लेकिन मार्को रूबियो ही हमें आके बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने तो ख़ुद ऑफ़र की है कि हम फ़ौज भेजने के लिए गज़ा में तैयार हैं और या हम कम अज़ कम इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए तैयार हैं, इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ कहा गया कि किसी सूरत नहीं भेजी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मालिक साहब को ज़ाहिर है सहाफ़ी का सोर्स क्या होती है, सहाफ़ी का सोर्स
कंसर्न लोग होते हैं ना, कंसर्न लोगों ने जो मुमताज़ भट्टी साहब को बताया, कंसर्न लोगों ने जो मोहम्मद मालिक साहब को बताया, वो बातें ठीक नहीं थी। अमरीका मार्को रूबियो, या तो आप इधर से हमारे दफ्तर खारजा कहता ना कि मार्को रूबियो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहे हैं, हमने तो ऐसी कोई ऑफर नहीं की। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोगों का ये ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान ने पहले कमिटमेंट दे दी ट्रंप को, और अब ये नज़र आ रहा है कि फ़ौज हम नहीं भेज सकते, क्योंकि इस वक्त भी देखें आपके आज भी गज़ा के अंदर बमबारी जो है वो जारी है, दहशतगर्द इसराइल के हमले जारी हैं, और 963 से ज़्यादा मरतबा सीज़ फायर की वायलेशन कर चुका है इसराइल। और साथ ही फ़लस्तीन के लोग ये कहते हैं कि आज भी फ़लस्तीन में 10,000 से ज़्यादा लोग मलबे तले दबे हुए हैं, यानी ये हालात हैं। और जो अभी सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही हैं, जंग बंदी की वायलेशंस हो रही हैं, कोई इस्लामी मुल्क क्यों नहीं कर पा रहा, कोई इस्लामी मुल्क बयान नहीं दे पा रहा। इतनी हमारी इस्लामी मुल्क जो हैं इतने टके टोकरी हो गए हैं और अर्दली बन गए हैं अमेरिका के, और ट्रंप के लेले बन गए हैं, नौकर बन गए हैं ट्रंप के, उसके बूट चाट रहे हैं कि किसी मुस्लिम मुल्क की ये औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो कह सके कि जी इसराइल जो है वो सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है, कोई ये बात नहीं कह रहा। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि अब इंटरनेशनली वक्ती तौर पे हमारी हुकूमत फंस गई है, पहले ऑफ़र कर दी ट्रंप को और अब उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अब जो है वो ये अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं उनको वक्ती तौर पर ये जो है करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिले करना चाह रहे हैं, इंटरनल हालात थोड़े से नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बैक वक्त इनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। भारत का बॉर्डर ज़ाहिर है हर वक्त ही ख़तरा है, उधर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारा इस वक्त कई हफ्तों से हमारा बॉर्डर बंद है अफ़गानिस्तान के साथ, तो अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, हमारी चीज़ें भारत के साथ भी ठीक नहीं हैं। इंटरनल दहशतगर्दी के 24 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई के रिकॉर्ड सारे टूट गए हैं, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, बैरूनी सरमायाकारी 50-51 साल की कम तरीन सतह पर है, और GDP से की रेशो से जो है जो सरमायाकारी वो जो है वो कह रहे हैं, असद उमर साहब कल कह रहे थे शाहदारी साहब प्रोग्राम में, पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर है इस साल। और इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज हमें बताई जाती है कि इतने पॉइंट्स फलाने। कल असद उमर साहब ने शाहदारी साहब के प्रोग्राम में बताया कि 6 माह ये जो भी हैं, इन्हीं 6 माह के साथ, पिछले साल के इन्हीं 6 माह के साथ अगर आप इसका उस तनासुब से देखें तो 3% मुनाफे में कमी हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में। जो 100 बड़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़ के चली गई हैं, इनकी लेजिटिमेसी का मसला है, इनके लिए और बड़े मसाइल हैं। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान समझती है कि शहबाज शरीफ ने इसलिए हमें ये ऑफ़र की है कि वो इंटरनली थोड़ी सी चीज़ों को, एक तो वो जो है वो नॉर्मलाइज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैरूनी फ्रंट उनके लिए एक बड़ा खुल गया है, और दूसरा वो ये समझते हैं कि एक अमेरिका के सर पे ही हुकूमत चल रही थी, और अब अगर अमेरिका से भी हालात इनके बिगड़ जाएंगे तो ज़ाहिर है इनके लिए खासी परेशानियां होंगी। और तीसरा वो ये कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के एक रहनुमा ने कहा, उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि शहबाज शरीफ ये बयान किसी तकरीर में भी कर सकते थे। उन्होंने काबीना इजलास से खिताब करते हुए, गुफ्तगू करते हुए ये पैगाम क्यों दिया है? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बेटे जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और जो जमाइमा आप ट्वीट्स कर रही हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोबारा एक्टिव हो गए, उन्होंने मुझे कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पिछले कई महीनों से एक तरह से एक अपने आप से शायद ये अपने आप से ये बात करके और ये तय कर चुके थे कि देखो हमने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो सकता। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उतने, यानी जो तंजीमात हैं वो एक्टिव नहीं रही थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी टर्म मैंने गलत यूज़ किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हर वक्त लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं, बावजूद इसके कि उनको थ्रेट्स हैं कि ऐसे मैंने लोग देखे हमें कॉल करते हैं कि मैं PTI के एक प्रोटेस्ट में फ़लाँ मुल्क में मैंने शिरकत की, अब मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे। यानी इस हद तक थ्रेट है कि आप दुनिया भर के किसी एहतजाज में भी जाएंगे तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लें। उसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जाते हैं, और कोई उनके अंदर वो नहीं है कि वो ये यहाँ वो कहते हैं हम ठीक है पाकिस्तान अभी नहीं आएंगे, लेकिन उधर हमने ज़रूर जाना है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तंजीमें हैं PTI की, वो बहरहाल उस तरह से एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब वो भी दोबारा एक्टिव हो चुकी हैं। तो उनका, जिस शख्सियत से मेरी बात हुई, उनका ये ख्याल था कि इनके लिए इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए। इकोनॉमी इस वक्त दोबारा बड़ी ख़राब सूरत हाल में है। दोबारा TV के ऊपर बातें होने लग गई हैं कि कोई कह रहा है $300 पे जाएगा, कोई कह रहा है 350 पे जाएगा, कोई कह रहा है 400 पे जाएगा।
बहुत ही इकॉनमी के बुरे हालात हैं। ये गैस का सर्कुलर डेट के लिए 5 रुपये फी लीटर पेट्रोल के ऊपर लगा रहे हैं, लेवी लगा रहे हैं। बिजली के सर्कुलर डेट के लिए 3-3.5 रुपये फी यूनिट महंगा कर रहे हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में एक सड़क बनानी थी, उसके लिए आपने देखा कि इन्होंने टैक्स लगा दिया पेट्रोल और डीजल पर 200 अरब इकट्ठा करने के लिए। और जो इन्होंने पिछले 3-3.5 साल में 36,000 अरब रुपए तकरीबन जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जा लिया है, उसका आज तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे गया। पीआई की कहानी भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके भी बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। तो उनका ये ख्याल है कि ये इंटरनली भी फंस गए हैं, ये इंटरनेशनली भी फंस गए हैं। और जो इंटरनेशनली ये फंस रहे हैं, जो अमेरिका को निकाल दें, जो इमरान खान के बेटे ने इंटरव्यूज दे रहे हैं, या जो इंटरनेशनल मीडिया में दोबारा खबरें लग रही हैं, या अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है, वो ये कहते हैं कि इसलिए शहबाज शरीफ ने काबीना में इजलास में बैठ के बात की है कि इंटरनेशनली इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखें, ये बात ठीक है कि यहाँ पे जाली निज़ाम में इस काबीना में जितने लोग बैठे हैं उनमें से 95% अपनी सीटें हारे हुए हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म अपनी सीट हारा हुआ है, लेकिन दुनिया बहरहाल किसी भी मुल्क की कैबिनेट को एक कैबिनेट वाला दर्जा देती है कि ये कैबिनेट है, ये प्राइम मिनिस्टर है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनली एक इमरान खान के बेटों ने एक जो प्रेशर वो बढ़ा रहे हैं, जो जमायमा प्रेशर बढ़ा रही हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीमें वहाँ पे ओवरसीज तंजीमें प्रेशर बढ़ा रही हैं, तो इन्होंने इंटरनेशनली अपना एक काउंटर देने के लिए कि देखें जी, हमने तो देखें ना, ये हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उन्होंने पूरी काबीना के सामने बैठ के कहा कि हम इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तो बातचीत करना ही नहीं चाहते। ये तो यहाँ पे इंतशार चाहते हैं, ये तो क्योस चाहते हैं। हम तो देखें ना, हम ये देखें, ये वीडियो सर देखें, सर प्लीज ये देखें, हमारा वज़ीर-ए-आज़म बैठ के सारी काबीना के सामने कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। वो ये कहते हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल अपना एक फेस वो करने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए ये किया है। अब कल जो मीटिंग हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, जिसका आलामिया अगले चंद घंटों में आ जाएगा, तो उसमें जो मेरी इतलात है वो ये है कि एक बात तो सब में ये क्लैरिटी थी कि ना शहबाज शरीफ साहब की सियासी हैसियत है, ना उनकी सियासी को औकात है कि वो मुज़ाकरात कर सकें। उनकी तो इतनी सियासी हैसियत नहीं है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने उनको कहा कि मैं अपने लीडर से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, और आज तक वो पूछ के नहीं बता सके। 2 माह गुजर गए, तो उन्होंने कहा वो तो वज़ीर आला केपी की मुलाकात नहीं करवा सकते अपने उसके कायद इमरान खान के साथ। और फिर आप देखें कि ये मुज़ाकरात करेंगे, कल इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया। कल रात को जहाँ पे इन्होंने दोबारा वहाँ पे ये वो करने लगे थे, वहाँ पे लाठीचार्ज करने लगे थे, हमला करने लगे थे, फिर ये इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे कि चले इमरान खान से मुलाकात के बारे में कहते हैं, क्योंकि इमरान खान की बहनें इमरान खान से मिलती हैं और वहाँ फिर वो इमरान खान कुछ लोगों के बारे में बातें कर देते हैं, वो बातें बाहर आ जाती हैं, कौमी सलामती को खतरा हो जाता है। लेकिन इमरान खान के वकालतनामे पर दस्तखत करने से कौन से कोई सियासी बात बाहर आनी थी? कौन सा उन्होंने ऊपर कोई 2 जुमले लिख के भेज देने थे, पार्टी के लिए पैगाम दे देना था? क्योंकि वकालतनामा तो जेल के अमले ने लेके जाना था अंदर, और अंदर दस्तखत करवाने थे और ला के दे देना था। तो आप तो एक वकालतनामा खालिद यूसुफ चौधरी 3 दिन से धक्के खा रहे हैं अडयाले के बाहर, और वकालतनामे तक साइन नहीं हो सके, जो इमरान खान का राइट है, जो इस्लामी तौर पे, कानूनी तौर पे, शरई तौर पे, आलमी तौर पे, इंटरनेशनल कवानीन के तहत, पाकिस्तानी कवानीन के तहत, जेल रूल्स के तहत, इखलाकियात के तहत, असूलों के तहत, हर हवाले से इमरान खान का राइट है कि आप उसको सजा आपने दी है बंद कमरे में, उसका वकालतनामा तो दस्तखत करने दें उसको, ताकि वो अपील करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप वकालतनामा भी दस्तखत नहीं होने दे रहे, और हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि वो वकालतनामा दस्तखत करवा के दे सके कहीं और से पूछे बगैर। तो बात यह है कि फिर शहबाज शरीफ तो इररिलेवेंट है। लेकिन मेरी इतलात है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इस पर 5 घंटे जो इजलास हुआ है उसमें यही हुआ है कि हम अगर इसको यकसर मुस्तरद करते हैं तो ये इंटरनेशनली भी ये खेलेंगे कि देखें जी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने तो उनको ऑफर की थी, इंटरनली भी बयानियां बनाएंगे। देखें, वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया था बातचीत करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए पहले शुरू करने के लिए हम कुछ शराइत रखते हैं, अब वो क्या है वो उनके आलामिया में आ जाएंगी। उन्होंने कहा ब्लफ कॉल कर लो। ब्लफ कॉल करने से मुराद यह है कि भाई ये कह रहे हैं ना, इनको एक्सपोज करो, बजाय इसके कि ये आपके खिलाफ नैरेटिव बनाए कि जी हमने तो मुज़ाकरात का कहा था, तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये तो इंतशार चाहते हैं, ये तो क्या चाहते हैं। और वैसे भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जब डेट फरवरी की दी है, अभी उससे पहले की कोई डेट नहीं है, फरवरी में 8 फरवरी को मुल्क भर जो बंद करने जा रहे हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि 8 फरवरी एक रिहर्सल है। अगर ये रिहर्सल कामयाब हो जाती है तो फिर बड़ी इनका बड़ा फिर प्लान है। ये रिहर्सल है 8 फरवरी वाली, और ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें सख्त तकरीरें हुई हैं, और जो आप देख लें हफ्ता इतवार सोमवार मंगल जो एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, टारगेट इस्टेब्लिशमेंट थी। चाहे वो मौलाना फजल रहमान और उलमा का कन्वेंशन था, चाहे वो इमरान रियाज खान साहब वगैरह का बैरून मुल्क कन्वेंशन था, चाहे वो 2 बुक लॉन्चिंग थी लाहौर में, चाहे वो इस्लामाबाद की कौमी कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो केपी के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ था
निशाना इस्टेब्लिशमेंट थी। और उसकी वजूहत मैं आपको बता चुका हूँ। जब टाउट्स हर वक्त ये बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि ये करना है, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया वो करना है, फिर हुकूमत तो इररिलेवेंट है, फिर हुकूमत की तो औकात और हैसियत ही कोई नहीं है, तो कोई हुकूमत पे क्यों बात करेगा। जब इस्टेब्लिशमेंट खुद फैसले आने से पहले ट्विटर अकाउंट से फैसले जारी हो जाएंगे और फिर मुनीर फारूक साहब बताएंगे कि ये ट्विटर अकाउंट किसका है, तो फिर कैसे कल को कोई हुकूमत के ऊपर सवाल उठाएगा या जस्टिस डोगर के ऊपर सवाल उठाएगा, जस्टिस याहिया खान के ऊपर, इनके ऊपर सवाल उठना चाहिए, मैं हक में हूँ। लेकिन जब अकाउंट्स ऐसे जिनको मुनीर फारूक बता देंगे, MF जो है, जिनको मतीउल्लाह जान साहब ने नाम दिया MF, पता नहीं उन्होंने MF क्यों लिखा है, MF से क्या क्या बनता है, तो वो जब बताएंगे कि ट्विटर अकाउंट किसका, और उस ट्विटर अकाउंट से 8-9 अदालती फैसले जारी हो चुके हैं। अभी जब जहांगीरी साहब का फैसला था ना, तो मुझे एक कोर्ट रिपोर्टर बता रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कहते हैं कि हम सारे बैठे थे और फैसला कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो कहते हैं कि अमार सोलंकी साहब के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आ जाता है और ट्वीट ये आता है कि जनाब अमार सोलंकी ये कहता है कि उसका क्रक्स ये था कि जहांगीरी साहब फारिग हो गए, तो कहते हैं मैंने फौरन कहा अलर्ट हो जाओ, फैसला आ गया। अमार सोलंकी के ट्वीट के बहुत देर बाद जाके और जस्टिस डोगर के उसने आके और फैसला जो है वो सुनाया। यानी आप अंदाजा लगा लें कि जस्टिस डोगर के चैम्बर से फैसला पहले अमार सोलंकी के पास गया, अमार सोलंकी ने पहले ट्वीट कर दिया, कोर्ट रिपोर्टर्स को ओपन कोर्ट में अनाउंस बाद में हो रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं ना कि सवाल तो फिर उधर ही उठेंगे जिसका बताएंगे अमार सोलंकी कौन है, जब मुनीर फारूक बताएंगे। तो देखें, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ऐसी शराइत रखने जा रही है जो शहबाज शरीफ जैसे एक्सपोज होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ये चाहती है कि बजाय उनके खिलाफ नैरेटिव बने कि ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, ये नंगे हों कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये इनके पास इनकी कोई औकात नहीं है, ये इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनको एक्सपोज करो। और कुछ ऐसी शराइत रखी जाएंगी। और हाँ, अभी मुज़ाकरात शुरू करने के ऊपर शराइत रखी जाएंगी। अगर वो शराइत पूरी हो जाती हैं तो मुज़ाकरात जब होने की नौबत आएगी, उसकी भी शायद आज ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्लियर कर दे, उसमें असूल से नहीं हटेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंडेट की वापसी, इंसानी हकूक, पार्लियामेंट की बालादस्ती, गैर जनरल इलेक्शन कमीशन, सीरान की रिहाई, किसी चीज़ से जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगी। हाँ, उनका ये कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हमें ये शराइत नहीं रखनी चाहिए कि जी इमरान खान से बहनों की मुलाकात करवा दें, इमरान खान से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात करवा दें। आप सीधा कहें कि हम आपको मानते ही नहीं है भाई, तुम लोग घर जाओ, नए इलेक्शन करवाओ, इस पे बात करेंगे और किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन उसमें फिर यही था कि भाई इनको एकदम नंगा ना करें, स्टेप बाय स्टेप नंगा करें। पहले इनके सामने वो शराइत रखें ना जो बड़ी मामूली सी हों, जो बिल्कुल हमारा मतलब जिसके ऊपर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर हैं, वो शायद रखो, इनको नंगा करो। और नैरेटिव हम पहले ही अवाम में बना रहे हैं कि इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, और हम पहले लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि अदालतें ख़त्म हो गई, इंसाफ नहीं मिल सकता, वोट जिसको आपने डाला था वो आपका निकला नहीं है, इंसानी हकूक़ ख़त्म हो गए हैं, पुरअमन एहतजाज का रास्ता ख़त्म हो गया। तो अब इस निज़ाम से टकराना पड़ेगा, इस निज़ाम को गिराना पड़ेगा, नए चार्टर नए इमरानी मुआहदे की तरफ जाना पड़ेगा, आइन दोबारा लिखने की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आइन मुतफ़िक़ आइन नहीं रहा, इस तरफ जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान चंद घंटे बाद अपना एक तफसीली मौक़िफ़ जारी करेगी, अलामियत जारी करेगी, और वो हुकूमत उस पर एक्सपोज होगी, हुकूमत कर नहीं पाएगी, एक्सपोज होगी, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अपना वो सिलसिला जारी रखेगी। ये नहीं है कि मुज़ाकरात की शहबाज शरीफ की ऑफर आ गई है तो वो सारी एक्टिविटीज़ रुक जाए, नहीं, उसके ऊपर आज कमेटीज़ बन रही हैं, कल तक वो अनाउंस हो जाएंगी चारों सूबों में, और चारों सूबों में अनाउंस होंगी और डोर टू डोर कैंपेन्स होंगी। और 8 फरवरी मैंने आपको बता दिया रिहर्सल है, और अगर रिहर्सल कामयाब हो गई तो फिर अगला एहतजाज जो है वो होगा स्ट्रीट मूवमेंट, और वो एक दिन का नहीं होगा। फिर सड़कें बंद करके जब लोग बैठेंगे तो फिर वो बैठे ही रहेंगे जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।